अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दूसरे के साथ बेल आइकन को तो जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। तो आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो का टाइटल है व्हाई एवरी कंट्री वांट्स टू बी फ्रेंड्स विद इंडिया। से स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और सबसे पहले तो इंडिया के इस फॉरेन रिलेशंस के मैप को देखो। इसमें ब्लू कलर के नेशंस के साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, यानी कि यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि पूरे ग्लोब के साथ हमारे अच्छे पॉलिटिकल रिलेशंस है। और अब जरा डेवलप्ड नेशंस जैसे कि यूएसए, रशिया, चाइना के फॉरेन रिलेशंस के मैप को देखो। इन मैप्स में रेड एरियाज अनफ्रेंडली या फिर नॉन एग्जिस्टेंट रिलेशंस दर्शाते हैं। तो यहां पर इन मैप्स का मतलब यह है कि किसी के भी इंडिया जितने अच्छे रिलेशंस नहीं है। बट क्या लगता है आपको, क्या ये इंडिया की कोई ग्लोबल पोजिशनिंग स्ट्रैटेजी है? क्योंकि सीधी सी बात है, इतने अच्छे रिलेशंस फ्लूक से नहीं हो सकते, राइट? वेल, इसके पीछे की बात यह है कि हिंदुस्तान ने इन रिलेशंस को बनाने के लिए कुछ बेहद ही इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लिए हैं जो दूसरे देशों ने अब तक नहीं लिए। अब यहां पर अगर हम थोड़ा सा इन डेप्थ जाते हैं ना, तो यह पता चलता है कि ये डिसीजंस आज के तारीख के तो है ही नहीं, बल्कि इसकी शुरुआत बहुत पहले से भारतवर्ष में हो रही थी, 1st सेंचुरी एडी से। इंडिया ने ट्रेड करना और इंटरनेशनल रिलेशंस बनाना एंशिएंट टाइम से ही शुरू कर दिया था और 1st सेंचुरी एडी की बड़ी सिविलाइजेशंस जैसे कि रोमन एम्पायर, पार्थियन एम्पायर और चाइनीज किंगडम्स के इंडिया के साथ काफी अच्छे रिलेशंस थे। इनफैक्ट एक बात बताता हूं, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नाम की एक पेरिप्लस बुक है। ये वो बुक है जिसमें पोर्ट्स और डॉक्स की जानकारी को इकट्ठा करके रखा जाता था। इस बुक के हिसाब से 1st सेंचुरी एडी के ट्रेड के दौरान इंडिया से स्पाइसेस, मेटल्स, क्लोथ्स और प्रीशियस स्टोन्स यानी कि हीरे मोती जैसी चीजें रोमन एम्पायर तक एक्सपोर्ट किए जाते थे। और इसी थ्राइविंग ट्रेड की वजह से इंडिया इतना अमीर हो गया था कि एक पॉइंट पे इंडिया की जीडीपी वर्ल्ड इकोनॉमी का एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज थी। बट यहां पर एक इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात यह है कि सिर्फ ट्रेड ही थ्राइव नहीं हो रहा था, बल्कि उसके साथ ऑफ कोर्स इंडियन सबकॉन्टिनेंट के दूसरे कंट्रीज के साथ अच्छे इंटरनेशनल रिलेशंस की नींव बनना भी शुरू हो चुका था। सो इसका मतलब था कि ट्रेड था, रिलेशंस थे, यानी कि चीजें अच्छी चल रही थी। और अब जाहिर सी बात है कि किसी ना किसी को तो डिस्टर्ब करना बनता ही था। सो इतना सारा पैसा देखकर इंडिया में इन्वेडर्स आना शुरू हो गए, जो बिन बुलाए मेहमान बनकर यहां पर आते, अटैक करते और लूट कर चले जाते थे। और वक्त के साथ साथ इन इन्वेडर्स को देखकर दूसरे देशों की हिम्मत और भी ज्यादा बढ़ गई और देखते ही देखते इंडिया में भी कॉलोनियलिज्म आ गया, जिसने इंडिया को पूरी तरीके से निचोड़ दिया। लेकिन कुछ सालों बाद हमें इंडिपेंडेंस मिल गया और आज की तारीख में भी हम एक इंडिपेंडेंट नेशन है जो हमारे देश के डिसीजंस खुद ले सकते हैं। तो क्वाइट सरप्राइजिंगली इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशंस कमजोर होने के बावजूद भी इंडिया ने उस वक्त इंडिपेंडेंस के बाद काफी सारे कॉलोनाइज देश जैसे कि इंडोनेशिया और मल्टीपल अफ्रीकन देशों के इंडिपेंडेंस मूवमेंट को सपोर्ट किया। अब एक देश के लिए किसी दूसरे देश के इंडिपेंडेंस में मदद करना एक बहुत ही बड़ी और नोबल बात होती है और इसीलिए ये देश आज भी इंडिया के हित में ही सोचते हैं। अब क्योंकि पोस्ट इंडिपेंडेंस चीजें काफी नई थी और हम एक साथ काफी सारे एरियाज में डिसीजंस ले रहे थे, उन्हीं में से एक था हमारे फॉरेन रिलेशंस को इन्फ्लुएंस करने का नेक्स्ट मेजर फैक्टर, इकोनॉमी। इंडिपेंडेंस के बाद 1947 से लेकर 1980s तक इंडिया में डिरिगिज्म के इकोनॉमिक मॉडल को अडॉप्ट किया गया था। मतलब एक ऐसा इकोनॉमिक मॉडल जिसमें प्राइवेट कंपनीज के बिजनेसेस में गवर्नमेंट हेवीली इन्वॉल्व होती है और उनके एक्सेसिव प्रॉफिट्स कमाने पर रोड ब्लॉक्स लगा देती है। सो बेसिकली गवर्नमेंट के इस इन्वॉल्वमेंट की वजह से इंडिया की ग्रोथ रेट स्टैग्नेंट यानी कि थम सी गई थी। और अब यहां पर एक तरफ जहां पे इंडिया की इकोनॉमी डगमगा रही थी, वहीं पर लेट 80s आते ही सोवियत यूनियन का पूरा वजूद ही डामाडोल हो चुका था। ये वही सोवियत यूनियन था जो एक समय में इंडिया का मेजर एलाय हुआ करता था। सो इंडिया की बिगड़ती आर्थिक स्थिति और सोवियत यूनियन के धीरे धीरे डिसॉल्व होने पर इंडिया को यह रियलाइज हुआ कि कुछ चीजें बदलनी पड़ेगी। और इसी बीच 1991 में दो मेजर इंसिडेंट्स हुए। पहला तो ये कि सोवियत यूनियन के डिसोल्यूशन से कोल्ड वॉर खत्म हो गया, मतलब कि जिन 15 रिपब्लिक से यूएसएसआर बना था वो वापस उन्हीं में ही डिवाइड हो गया। और दूसरा ये था कि इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पास हो गए। अब ये दोनों इवेंट्स इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को हमेशा हमेशा के लिए चेंज कर देने वाले थे।
वेल, अब आपके दिमाग में भी ये सवाल आया कि किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक पॉलिसी का फॉरेन पॉलिसी से इतना क्या स्ट्रॉन्ग रिलेशन? ये दोनों उतने क्लोज है एक दूसरे से जितने क्लोज शॉपिंग वेबसाइट्स और एप्स पर डिस्काउंटेड प्राइस और ओरिजिनल प्राइस होते हैं। आई नो आप सभी का एक्सपीरियंस मेरे जैसा ही रहा होगा। आज की तारीख में हम कोई भी चीज ऑनलाइन खरीदने जाते हैं तो प्रोडक्ट प्राइस और उनकी क्वालिटी में हमें क्लिक बेट किया जाता है। मैं काफी दिनों से नॉइस कैंसलिंग हेडफोन लेना चाहता था, लेकिन काफी सारे चॉइसेस के कंफ्यूजन में था। बट थैंक्स टू धनी वेबसाइट एंड ऐप और उनके हो रहे बचत वीक जो कि 23 जून से 30 जून तक है, यहाँ पर हमें 70% तक का डिस्काउंट देखने मिलेगा ऑन डिफरेंट कैटेगरीज जैसे कि जेब्रॉनिक्स के स्पीकर्स एंड ईयरफोन्स जो कि कम दाम में बढ़िया ऑडियो क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, और कुछ प्रोडक्ट्स तो अवेलेबल है सिर्फ 9 रुपए से। इन ऑफर्स के अलावा आप धनी प्लस मेंबरशिप को भी ले सकते हो सिर्फ 500 रुपए में, जिससे आपको 2N कैशबैक स्टोर डिस्काउंट के ऊपर साथ ही फ्री डिलीवरी भी मिलेगी। इतना ही नहीं, धनी वेबसाइट और ऐप पर आपको देखने मिलेंगे प्रोडक्ट्स जैसे कि मेंस, वुमेन फैशन, एक्सेसरीज, होम फर्निशिंग्स, ग्रोसरीज एटसेट्रा है, जिसमें आपको कैश ऑन डिलीवरी तक मिलेगा। सो रुके क्या हो, अभी चेकआउट करो धनी को एंड डाउनलोड द ऐप एज वेल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड नाउ लेट्स जंप बैक टू आवर टॉपिक। कोल्ड वॉर के दौरान यूएस और यूएसएसआर के पॉलिटिक्स से बचने के लिए इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को अपनाया था, और जब कोल्ड वॉर खत्म हो गया था और इंडिया का एलाय सोवियत यूनियन वाज नो मोर, इंडिया को चीजें उस हिसाब से चेंज करनी पड़ी। मतलब कि इंडिया ने अपने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी से हटकर दूसरे देशों के साथ ज्यादा एक्टिवली और बोल्डली घुलना मिलना शुरू कर दिया, और हमारे 1991 के रिफॉर्म्स ने यह करना और भी ज्यादा इजी बना दिया, क्योंकि जैसे ही रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए, इनकी वजह से प्राइवेट कंपनीज के लिए बिजनेसेस को सेटअप करना, ग्रो करना काफी इजी हो गया। इनफैक्ट इंडियन इकोनॉमी एक्सपोनेंशियली ग्रो करने लगी। एंड अगेन एक बार जैसा पहले हुआ था, हमारी ये ग्रोथ को देखकर कई सारी कंट्रीज हमें एज अ पॉसिबल एलाय देखने लगी, और इसी वजह से इंडिया में FDIs यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स बढ़ने लगे, इकोनॉमी ग्रो करने लगी, और नतीजन पॉवर्टी भी काफी हद तक कम होने लगी। सो इन फैक्टर्स का मतलब ये था कि इंडियन इकोनॉमी धीरे धीरे करके स्टेबलाइज हो रही थी और उसके बेनिफिट्स अनलिमिटेड थे। इनफैक्ट अगर किसी कंट्री का स्टेबल इकोनॉमिक इकोसिस्टम होता है ना, तो वो ट्रेडिशनली अपने एनिमी नेशंस को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जापान और चाइना को ही देख लो। जैसे कि आप लोग जानते हो उनका 36 का आंकड़ा है, लेकिन आज की तारीख में भी जापान चाइनीज इकोनॉमी में वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर है। यू नो, ऐसे दो देश जो हिस्टोरिक एनिमीज रहे हैं, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ही चाइना और जापान के संबंध बिगड़ते गए हैं, लेकिन फिर भी इकोनॉमिक लेवल पर इन दो कंट्रीज में आए दिन एग्रीमेंट्स होते रहते हैं। और ये सब किसकी बदौलत है? वेल, फॉरेन पॉलिसीज की बदौलत। एंड उसमें भी जो क्रूशियल फैक्टर है ना, जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस को मेंटेन करने में काम आता है, वो है पॉलिटिक्स। आज इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन फिर भी गल्फ या फिर मिडिल ईस्ट के काफी सारे देशों को इंडिया से ज्यादा अमीर कंसिडर किया जाता है। बट यहीं पर आपको पता चलेगा कि अमीरी ही सब कुछ नहीं होती, क्योंकि इतनी रईसी भी इन्हें इंडिया जितने आज तक अच्छे बॉन्ड्स नहीं दिला पाई, और इसके पीछे का मेन रीजन है वहां की मॉडर्न पॉलिटिकल हिस्ट्री। अगर हम मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री को देखें तो वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और मिलिट्री कूप से भरी पड़ी हुई है। इनफैक्ट मिडिल ईस्ट तो फिर भी काफी दूर है, हम हमारे बैकयार्ड साउथ एशिया की ही बात कर लेते हैं। इंडिया के ऑलमोस्ट सारे नेबर्स नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान और म्यांमार ने मिलिट्री कूच को एक्सपीरियंस किया है, और फिर चाहे वो सक्सेसफुल हो या अनसक्सेसफुल। लेकिन इंडिया ने आज तक एक भी ऐसा मिलिट्री रूल एक्सपीरियंस नहीं किया है, एंड इस बात का क्रेडिट एंग्लो सैक्सॉन मिलिट्री ट्रेडिशन को दिया जाता है, जो इंडियन आर्मी में पास हुआ था। मतलब कि जब ब्रिटिशर्स यहां पर आए थे तो उन्होंने मिलिट्री को हटाकर अपने सिविलियन अथॉरिटी के ट्रेडिशन को ज्यादा बढ़ावा दिया। बट यार, इंडिया के लैक ऑफ मिलिट्री कूच के लिए ये एकमात्र रीजन यूज करना एक फ्लॉड लॉजिक होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने भी उन्हीं ट्रेडिशंस को इनहेरिट किया था। बट अगर हम डेटा को देखें तो पाकिस्तान में आज तक 3 से भी ज्यादा कूच हो चुके हैं। वेल, यहां पर इस मामले में हमें पाकिस्तान से डिफरेंशिएट करने का क्रेडिट जाता है नेहरू जी को, और ऐसा कहा भी जाता है कि नेहरू ने इंडिया को कू प्रूफ बना दिया। और ऐसा उन्होंने किया कैसे? वेल, सिंपल, कुछ डिसीजंस और पॉलिसीज बनाकर। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले तो उन्होंने आर्मी से त्रिमूर्ति भवन लेकर सिविलियन यूज में डाल दिया, और फिर बजट कट्स इंट्रोड्यूस कर दिए। मोर ओवर, सिर्फ नेहरू जी नहीं बल्कि इंडिया में कांग्रेस और पॉलिटिक्स दोनों ही फाउंडेशनली स्ट्रॉन्ग और वेल एस्टैब्लिश्ड थे, जबकि पाकिस्तान में मुस्लिम लीग सिर्फ जिन्ना साहब तक ही लिमिटेड था। अब एक कंट्री के स्टेबल पॉलिटिकल क्लाइमेट का मतलब होता है वहां डेवलपमेंट और ग्रोथ भी स्टेबल रहेगा, और अगर स्टेबिलिटी की गारंटी होगी तो ऐसे कूच होने के चांसेस कम हो जाते हैं, एंड ऑल्सो नेशंस अपने आप ही इंटरनेशनल रिलेशंस और इन्वेस्टमेंट्स भी बनाए रख पाते हैं।
इनफैक्ट बनाए रखना तो छोड़ो, रिलेशंस को फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए इंडिया ने कई बार दूसरे कंट्रीज को ह्यूमैनिटेरियन एड तक प्रोवाइड किया है। इनफैक्ट इंडिया के 2022-23 फिस्कल ईयर में इंडिया ने भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान जैसे नेबरिंग कंट्रीज के लिए एक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्लान बनाया है। और ये कोई छोटा मोटा प्लान नहीं है। इस प्लान में इंडियन गवर्नमेंट ने बस एक ही साल में 6,290 करोड़ रुपए ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिए हैं। और इस प्लान में इंडिया सिर्फ नेबरिंग कंट्रीज को नहीं बल्कि अफ्रीकन, यूरेशियन और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के भी डेवलपमेंट को असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। वेल, ये तो हुआ इंडिया के ह्यूमैनिटेरियन एड का सिर्फ एक पहलू। इंडिया हमेशा से ही दूसरे कंट्रीज की मदद करने में आगे रहा है। अब चाहे वो कोविड-19 पैंडेमिक में मास्क और वैक्सीन सप्लाई करना हो या फिर नेचुरल डिजास्टर में खाने और सप्लाईज की मदद करना हो। हमने ये तो देख लिया कि कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से दूसरी कंट्रीज इंडिया से रिलेशंस बनाकर रखते हैं या फिर बनाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे एड्स और वेलफेयर प्रोग्राम्स वो दूसरे बहुत ही कम कंट्रीज से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर जितना इंपॉर्टेंट रिलेशन बनाना होता है, उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट उन रिलेशंस को मेंटेन रखना होता है। और इंडिया के ग्लोबल थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के हिसाब से इंडिया को 2020 के डेकेड में फॉरेन रिलेशंस के कुछ एरियाज पर फोकस करना चाहिए। और अब अगर किसी कंट्री को अपने इंटरनेशनल रिलेशन सुधारने होंगे तो आप ही बताओ उसकी शुरुआत कहां से होगी? करेक्ट, हमारे नेबरिंग कंट्रीज से। नेपाल, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे कंट्रीज में इंडिया के एक बड़े भाई के जैसे छवि होने के बावजूद भी उसकी वैल्यू ग्रेजुअली खत्म होती जा रही है, क्योंकि चाइना जैसी दूसरी कंट्रीज इन कंट्रीज को अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए इन्फ्लुएंस कर रही है। अब यहाँ पर यह जरूरी नहीं है कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज या तो सिर्फ हमारे साथ या फिर इन दूसरे पावर्स के साथ ही रिलेशंस रखे, सब साथ में एग्जिस्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट आज के इस मॉडर्न एज में ये जरूरी नहीं है कि कंट्री एक दूसरे के साथ या सिर्फ लड़ाई करे या फिर बस कोऑपरेट करे। और इस बात का प्रूफ हमें इंडिया और चाइना के रिलेशंस में दिखता है, क्योंकि यूएसए के बाद चाइना ही इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। लेकिन ट्रेड और इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस के बावजूद भी आज चाइना और इंडिया दोनों ही एक दूसरे को पॉजिटिव लाइट में नहीं देखते हैं। अब इंडिया को स्ट्रेटेजिक लेवल पर यह इंश्योर करना होगा कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज किसी दूसरे कंट्री से इन्फ्लुएंस होकर हमारे अगेंस्ट ना हो जाए, और यह मेक श्योर करना पड़ेगा कि उन पर हमारा भी इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं बन रहा है। वेल, और इंडिया के लेवल पर आपको क्या लगता है ये कितना मुश्किल या कितना आसान होगा? सबसे पहले तो पॉलिटिक्स की इस गेम में क्या इंडिया वाकई में अपने अभी एग्जिस्टिंग एलाइज जैसे कि यूएस पर भरोसा कर सकता है? एंड सेकेंडली, क्या इंडिया वाकई में हमारे नेबरिंग कंट्रीज को इन्फ्लुएंस होने से रोक सकता है, especially when we have Pakistan and China on the other side? Well, आपको क्या लगता है? अपनी राय को नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। बट एटलीस्ट ये वीडियो देखकर आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि इंडिया की पोजीशन डेफिनेटली काफी प्रिविलेज पोजीशन है, जो हमारी सालों की मेहनत का नतीजा है। एंड टू बी ऑनेस्ट, दूसरे कंट्रीज इस पोजीशन पे डेफिनेटली आना चाहेंगे। सो लेट्स जस्ट होप कि इंडिया इस पोजीशन को मेंटेन रखता है। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ, ताकि आगे आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस आप कभी भी मिस ना करो। एज ऑलवेज फ्रेंड्स, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद। जी जनाब, क्या कहना चाहेंगे आप? जितनी भी बातें की गई हैं वीडियो में बिल्कुल मुत्तफिक हुए उनसे। और आखिर में जैसे कि कहा गया कि इंडिया अपनी इस छवि को मेंटेन करेगा, और जो भी है इंडिया का भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होना चाहिए अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, जैसे कि नेपाल हो गया, भूटान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया। तो पाकिस्तान हो गया। मुझे ऐसा लगता है, नहीं पाकिस्तान नहीं था लिस्ट में, मुझे ऐसा लगता है, मैं बहुत गौर से वीडियो देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि इन्फ्लुएंस तो है इंडिया का, ठीक है, और ऐसा इन्फ्लुएंस है जो शायद नहीं ख़त्म होने वाला। और दूसरे कंट्रीज़ जितना भी ट्राई कर लें, शायद इंडिया के लेवल पर नहीं आ सकेंगे, या उस तरीके से जो चाइना की एक चाल रही है उस तरीके से अगर फंसा लें तो फंसा लें, लेकिन अच्छे रिलेशंस के साथ मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा। दूसरा, ये इंडिया की वाकई जो इमेज बन गई है, हर कंट्री का सपना है कि वो भी इस लेवल तक आए, वो भी उसके साथ भी ऐसे ही मामलात हों, उसके साथ भी हर कोई हाथ मिलाना चाहे, उसके साथ भी हर कोई दोस्ती करना चाहे, क्योंकि उभरती हुई सुपर पावर 6 से 7 वीडियो में मैं देख चुकी हूँ कि इंडिया ही है अपकमिंग सुपर पावर। अच्छा, सबसे पहले तो इन्होंने एक डिटेल से बताया कि ये कोई आज इंडिया का एक नाम है या इंडिया के जो अच्छे ताल्लुकात हैं एक दिन में हुए, तो ये बड़ा एक पुराना मामला है। उसकी वजह मैं समझता हूँ बेसिकली वजह जो है यहाँ की वेल्थ थी, किसी भी हवाले से हो सकती है, वो मिनरल्स के हवाले से, मसालों के हवाले से, और एक अच्छा एक जिसे वो कहते हैं ना कि एक पुराना एक तहजीब थी, सबसे पहले वो एक ज़बरदस्त थी, एजुकेशन थी, बहुत सारी चीज़ें थी
जिसकी वजह से मतलब इस हिंदुस्तान का, इंडिया का एक पूरी दुनिया में बहुत पहले भी, सदियों पहले भी एक असर व रसूख था। और यहाँ के हवाले से, यहाँ से जो लोग होके जाते होंगे या जो तिजारत करते थे, चीज़ें लेके जाते थे, चीज़ें लेके आते थे, पूरी दुनिया में वो जिक्र करते होंगे कि इस तरह का एक देश है हिंदुस्तान, बड़ा अमीर है, वहाँ के तो मामलात ऐसे हैं। सोने की चिड़िया ना, आपको पता है पूरी दुनिया में ना इतनी तरक्की नहीं थी, इतना शऊर नहीं था, लोग बाशऊर नहीं थे जितना यहाँ पर थे। एग्रीकल्चर बहुत पहले से यहाँ शुरू हो गया था बाकायदा। अभी भी मतलब ऐसे ऐसे वो सदियों पुरानी वो चीज़ें मिलती हैं जिसमें बाकायदा बैलगाड़ियाँ बनी हुई हैं, खेती बाड़ी हो रही है। तो यहाँ बहुत पहले चीज़ें हो गई थी, जिसकी वजह से ये खित्ता पहले ही बहुत अमीर था। तो दुनिया की एक नज़रें थी, लूट मार भी हुई, सामने काफ़ी इन्वेडर्स आए तो बस इंडिया में ही आए, मैंने दूसरे कंट्रीज़ का तो नहीं सुना। मतलब लूट मारी भी हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई। अच्छा, एंड इसका इस तरह से हुआ है, अभी जो पोजीशन देखते हैं हम, मैं समझता हूँ कि अभी इस वक्त कुछ 2 से 4 साल के अंदर अंदर एकदम से, मतलब पहले था, सारी चीज़ें थी, एक अहमियत थी, एकदम से बहुत ज़्यादा अहमियत उठ के सामने आई है इंडिया की। जब से मिसाल के तौर पे मतलब मोदी जी की गवर्नमेंट है, पूरी 7-8 साल हो गए। हाँ, जब से मोदी जी की गवर्नमेंट है और एस जयशंकर फाइनेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर बने हैं, तो मैं कहता हूँ जिस तरीके से इंडिया की एक रवैया रहा है, मतलब इंडिया ने अपनी डिक्शनरी से, मुझे ऐसा लगता है कि दुश्मन और ताल्लुक़ काटना, ये 2-3 शब्द जो है निकाल दिए हैं। कोई दुश्मन नहीं है, दुश्मनी है वो अपनी जगह है, वो जब मसला होगा, ट्रेड नहीं बंद होना चाहिए, ठीक है, ट्रेड हो गया, बातचीत हो गई, ताल्लुकात हो गए, ख़रीदो फरोख्त हो गई, मामलात पे मज़ीद आगे बात करना, वो अपनी जगह। तो एक बहुत ही बेहतरीन किस्म की मैं कहता हूँ कि फ़ॉरेन पॉलिसी जो इन्होंने रखी है कि अच्छा, फिर एक और चीज़ है कि अपने एक दोस्त के चक्कर में दूसरे दोस्त को नाराज़ नहीं करना, उस दोस्त के चक्कर में उस दोस्त को नाराज़ नहीं करना, बहुत मुश्किल सूरत हाल है ये। मुझे बहुत अच्छी बात लगी ये कि उन्होंने वीडियो में कहा कि ज़रूरी नहीं है कि एक को खफा करके दूसरे से ही अच्छे टर्म्स करे जाएं, या ऐसा भी नहीं है कि आपके साथ अच्छे ही ताल्लुकात रखे जाएं या फिर आपसे दुश्मनी करी जाए। बीच का रास्ता भी तो निकाला जा सकता है। मैं हैरान होती हूँ चाइना को देखकर और इंडिया को देखकर, यार अभी भी ट्रेड चल रही है, यानी कि यूएसए के बाद सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का चाइना। यही मिसाल जापान की और चाइना की भी दी कि बेशक अपनी बहुत ही पुराने ताल्लुकात हैं, जो मामला और से ख़राब है भाई, ठीक है, उसके बावजूद भी हर महीने, दूसरे तीसरे महीने कोई ना कोई साइन हो रहे हैं, कोई ना कोई एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। जो समझदार देश हैं, जो अक्लमंद देश हैं, उन्होंने अपने लड़ाई झगड़ों को अपने अना के मसले नहीं बनाया, उन्होंने अपने आवाम की तरक्की देखी, अपने मुल्क की ग्रोथ देखी। जो इंडिया ने देखा, तो आज पूरी दुनिया, अच्छा दुनिया का कोई भी देश हो जाए, कोई भी देश हो जाए, तरक्की याफ्ता देश, वो चाह रहा है कि इंडिया से हमारे ताल्लुकात अच्छे हों। और ये चीज़ मैं कहता हूँ सबको दिखने लग गई है, हर कंट्री को, कि इन फ्यूचर इंडिया बहुत ज़्यादा आगे जाने वाला है, बहुत ज़्यादा चीज़ों में इंडिया का इंटरफेयर होता जा रहा है। आने वाले तरक्याती कामों में, इन दुनिया के मामलात में, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड के हवाले से, जिसके हवाले से मुझे याद आता है कि आप लंबा करेंगे तभी मैंने फिर काट दिया। फाइटर्स के हवाले से मुझे याद आता है कि एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी कि मुझे नहीं याद आता कि शायद मैंने पहले कभी वो सिचुएशन के हवाले से किसी वीडियो को देखा हो, किसी मुल्क के हवाले से, कि जी आप मेरे फाइटर्स लो, नहीं जी आप मेरे फाइटर्स लो, नहीं जी आपको तो हमारे ले लेना चाहिए, इसमें ये क्वालिटी से, मतलब ऐसा लगता था कि 2 दुकान वाले लड़ रहे हो इंडिया को देखकर। नहीं जी वो मेरी शॉप से सामान लेना चाहिए, वो मेरी शॉप से लेंगे, नहीं जी वो मेरी शॉप से लेंगे, उसको मेरी शॉप से लेना चाहिए। तो मतलब लोगों के अपने मफादात भी हैं पसे पर्दा, तभी वो शायद, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है, तो तभी हर कंट्री चाहता है कि हम इंडिया से हाथ मिलाएं ताकि हम इंडिया की नज़रों में आएँ, ताकि हम ग्रैब कर सकें इसकी बड़ी मार्केट को। दूसरी बात ये कि हालात कैसे भी रहे, कभी ट्रेड नहीं रोका किसी भी कंट्री के साथ। फिर मैंने एक बहुत अच्छी आदत, आप ये कह सकते हैं कि इन लोगों की तरबियत में शामिल है शायद, साथ देना, किसी को बुरे वक्त में अकेला नहीं छोड़ना, चाहे उसके साथ आपके कैसे भी टर्म्स रहे हों पास्ट में, लेकिन प्रेजेंट में उसका साथ दे देना। आपने अफ़गानिस्तान के हवाले से देखा कितनी ऐड दी, फूड पैकेजेस दिए, आपने नेपाल के हवाले से भी सुना कि इनको बहुत सारी, मतलब इन्होंने एक इन्वेस्टमेंट हटा के रखा है ऐसे देशों के लिए कि जिनको ये फूड प्रोवाइड करते हैं, जिनको असेसमेंट देते हैं। तो मुझे ये अपने आप में बहुत बड़ी बात, बहुत कमाल की बात लगी, और मुझे ऐसा लगता है कि दिन ब दिन उभरने की वजह भी यही है, क्योंकि नीयत अच्छी है ना, वो कहते हैं ना, नीयत साफ मंजिल आसान। बिल्कुल।
तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफ़िज़।